नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग या फिर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह सूचकांक उपराष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन कैपेसिटी एंड इकोसिस्टम का परीक्षण करता है। साथ ही यह इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल के कारकों और उत्प्रेरकों पर प्रकाश डालता है। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII के ढांचे के आधार पर प्रारूप तैयार करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूत करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। यूं ही पढ़ते रहिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? महिंदा राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, गोटबाया राजपक्षे या फिर मैत्रीपाला सिरिसेना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। हाल ही में श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले वह 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। विक्रमसिंघे का लक्ष्य श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता बहाल करना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए श्रीलंका फिर से बातचीत शुरू कर सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रानिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न है, इसरो का एक्सपोसैट मिशन किसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है? कॉस्मिक एक्सरे, सौर विकिरण, शुक्र ग्रह या फिर चंद्रमा की सतह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉस्मिक एक्सरे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने प्रमुख मिशनों के लिए नई समय सीमा तय की है। इसमें पहला सोलर मिशन, तीसरा चंद्र मिशन एवं एक्सपोसैट जैसे मिशन शामिल हैं। एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट इसरो की अंतरिक्ष वेधशाला यानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे कॉस्मिक एक्सरे का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे 2023 में लॉन्च करने की योजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉस्मिक एक्सरे। अगला प्रश्न है, विशिंग शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? साइबर अपराध का एक रूप, एक एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर या फिर एक तरह का किल स्विच? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइबर अपराध का एक रूप। विशिंग एक साइबर अपराध है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें फेक फोन कॉल के जरिए महत्वपूर्ण और निजी जानकारियों को हासिल करके फ्रॉड किया जाता है। इसे अक्सर वाइस फिशिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अटैक फिशिंग जैसा ही होता है। हालांकि ये फिशिंग अटैक की तुलना में थोड़े अधिक परिष्कृत होते हैं। ये अटैक आमतौर पर एक ईमेल से शुरू होते हैं। इसमें किसी साइट तक पहुंचने या ऑर्डर रद्द करने के लिए एक लिंक को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिशिंग के विपरीत इसमें व्यक्ति को ईमेल में दिए गए ग्राहक सहायता नंबर पर तुरंत कॉल करने के लिए कहा जाता है और उस कॉल में साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों का उपयोग करके कॉलर के व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाता संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, साइबर अपराध का एक रूप। अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP किसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करता है? A2 एक किसान द्वारा वहन की गई वास्तविक भुगतान लागत, A2+FL वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य, C2 व्यापक लागत जिसमें स्वयं की भूमि का किराया शामिल है या फिर C2+50% फॉर्मूला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, A2+FL वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य। सरकार ने MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर MSP की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार CACP की सिफारिशों के आधार पर 22 फसलों और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP के लिए MSP की घोषणा करती है। CACP विभिन्न राज्यों के लिए प्रत्येक अनिवार्य फसल के लिए 3 प्रकार की लागतों की गणना करता है। A2 यह किसान द्वारा वहन की गई वास्तविक भुगतान की गई लागत है। A2+FL यानी वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य। C2 यानी स्वयं की भूमि के किराए के मूल्य सहित व्यापक लागत। अंततः CACP की सिफारिशों के आधार पर सरकार A2+FL के आधार पर MSP की घोषणा करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, A2+FL यानी वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य। अगला प्रश्न है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए किस विद्युत क्षेत्र के संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर घाटी निगम। हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दामोदर घाटी निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद हाइड्रो पावर और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी यानी JVC का गठन करना है। यह समझौता ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में विद्युत क्षेत्र के 2 संगठनों के बीच सहभागिता को लेकर एक नई शुरुआत के तौर पर है। यह ऊर्जा रूपांतरण के राष्ट्रीय उद्देश्य यानी 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो के अनुरूप है। इसमें पारस्परिक रूप से चिन्हित परियोजनाओं के संयुक्त विकास की कल्पना की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर घाटी निगम। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 तीसरा संस्करण जारी किया है। इसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अग्रणी राज्य है। वहीं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा है। इसे नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी डे NRLM संबंधित फंड्स का विवरण जारी किया गया। सरकार द्वारा मिशन मोड में देश भर में डे NRLM को लागू किया जा रहा है। इसका मकसद ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs में संगठित करना है। इसके तहत वित्त वर्ष 2013 से 14 से अब तक स्वयं सहायता समूहों द्वारा 5.20 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण प्राप्त किया गया है। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी डे NRLM कर दिया गया, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया स्थित है? पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। माइक्रोनेशिया दुनिया का ऐसा देश बन गया है जो संभवतः कोविड-19 के विस्फोट का सबसे अंत में सामना कर रहा है। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया यानी FSM पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया के माइक्रोनेशिया उप क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें 4 आइलैंड स्टेट्स याप, चूक, कौसरे और फोनपी, जहां राजधानी पालिकी स्थित है, शामिल है। हालांकि यह क्षेत्र छोटा है। इसके आइलैंड्स लगभग 2900 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये इसे दुनिया में 14वां सबसे बड़ा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ प्रदान करते हैं। यह गुआम, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ, किरिबाती और मारियाना आइलैंड्स जैसे माइक्रोनेशिया क्षेत्र में अन्य छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। अंतिम प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन यानी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन समाधान प्रदान करना है। 2. इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। स्वामित्व योजना ड्रोन सर्वेक्षण और कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस यानी CORS नेटवर्क का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन के लिए लागू की गई है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन यानी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन समाधान प्रदान करना है, इसलिए कथन 1 सही है। स्वामित्व का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभागों, राज्यों के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से लागू किया जा रहा है, अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, चंबल, हिंडन या फिर भीमा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।